स्टूडेंट, हम जो कल पढ़े थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन के बारे में, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। इससे कल हम लोग पढ़े थे प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। इसके 5 भाग है, जिसमें पहला कौन सा था? प्रतिबंध एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पहला हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में क्या कुछ बाकी है अभी। आप लोग हम पढ़ाए थे जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रिवर्स, यहां पर हम बोलते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे RE। तो आप लोग को समझ जाना है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक बार लिख देते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको बताए थे इसके बारे में कि यह डीएनए को 2 विशिष्ट स्थानों पर काटता है। यानी जो हम लोग का डीएनए होता है, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए को 2 विशिष्ट स्थानों पर काटेगा। उस विशिष्ट स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? शर्करा फास्फेट आधार स्तंभ। जो आप लोगों को कल हम बता चुके हैं, यहीं तक बताए थे। अब इसके बाद वाला देखते हैं कि डीएनए को काटता कैसे है, ठीक है, और कैसे हम लोग वांछित डीएनए को वेक्टर में कैसे जोड़ते हैं, ये हम लोग चीज पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हम लोग का डीएनए है एक, इसको हम बोल रहे हैं वांछित डीएनए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टारगेट डीएनए। इसी का हम लोग को कॉपी बनाना है, क्योंकि टारगेट डीएनए ही हम लोग का मेन है। इसी का कॉपी बनेगा तो जो हम लोग को प्रोटीन बनाना होगा, एंजाइम बनाना होगा या दवा बनाना होगा, तो उसको हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से हम लोग लेंगे यहां पर एक वेक्टर। ये आप फिगर आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसमें कैंची ले रहे हैं इको R1। कैंची कौन सा ले रहे हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा ले रहे हैं हम लोग? इको R1। इको R1 का अपना विशेष अनुक्रम होता है, उसका नाम है GAATTC। यानी जहां पर GAATTC इसको दिखेगा वहीं पर ये काटेगा। अब जानते हैं कि हम लोग का 4 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। एक होता है A, एक होता है T, एक होता है C, एक होता है G। जो A होता है ये T के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो C होता है जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहलाता है। इसको पढ़ना है 6th चैप्टर में, तो हम लोग 6th चैप्टर में देखेंगे उसको। अभी तब तक हम लोग इसको देखते हैं। इतना ही समझ लेना है कि A T के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और C G के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ कर रहेगा, ठीक है। तो ये जो इको R1 का अनुक्रम स्थल है वो क्या है? GAATTC। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, यानी इको R1 उसी जगह पर काटेगा जहां पे उसको GAATTC अनुक्रम स्थल मिलेगा, ठीक है। यहां लिख लेंगे GAATTC। तो बताइए कि G के नीचे क्या आएगा? C, एक के नीचे आएगा T, एक के नीचे T, T के नीचे A, T के नीचे A, C के नीचे क्या आएगा? G। ये रहेगा डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तब इको R1 से जब हम लोग को टारगेट डीएनए को काटे हैं, तो इको R1 से किसको काटेंगे? वेक्टर को भी। ये हम लोग का वेक्टर है जिसमें हम लोग को जोड़ना है, यानी वाहक है। ये हम लोग क्या है? वाहक है। इसी वाहक में हम लोग किसको जोड़ेंगे? इस वांछित डीएनए को, यानी टारगेट डीएनए को इसमें जोड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जिस कैंची का प्रयोग वांछित डीएनए को काटने में करते हैं, उसी कैंची का प्रयोग हम लोग वाहक को काटने के लिए करते हैं। सेम कैंची का प्रयोग करते हैं। क्यों सेम कैंची का प्रयोग करते हैं? क्योंकि दोनों में सेम अनुक्रम स्थल होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों जुट पाएगा, ठीक है। आइए यहां पर भी सेम स्थल होगा वही GAATTC। तो बताइए इसके नीचे क्या आएगा? G के नीचे C आएगा, A के नीचे T, A के नीचे T, T के नीचे A, T के नीचे A और C के नीचे G, ठीक है। अब बताइए C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां फिर ट्रिपल बॉन्ड।
अब जो इको आर कैंची होगा वो यहां पर अपना कैंची लगाया कहां पे, तो इसके बीच में लगाता है यहां पर, यानी जी और ए के बीच में काटता है ये इको आर कैंची। कहां पे काटता है, तो जी और ए के बीच में। तो हम लोग ऐसे काटेंगे कि इन दोनों को जोड़ सके। इसको अगर ऊपर से काट रहे हैं तो इसको कहां से काटेंगे, नीचे से काटेंगे, यानी यहां से काटेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे जी ए टी टी सी, यहाँ पे जी ए टी टी सी, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम, यानी पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अगर इसको हम लोग यहां से काट रहे हैं, जैसे यहां से काट के निकाल दिए, और इसको हम लोग यहां से काट के निकाल दिए, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, अगला स्टेप। ऊपर वाला निकल चुका है तो सिर्फ नीचे वाला बनाएंगे, और इसको एक अलग मार्कर से बनाते हैं क्योंकि समझ में आएगा। यहां पर ऊपर वाला काट के निकाले हैं, यहां पर नीचे वाला काट के निकाले हैं, तो यहां पर नीचे वाला बनाएंगे, नीचे वाला ऊपर वाला बनाएंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे। देखिए ये ऊपर वाला यहां पे है, नीचे वाला निकल चुका है, तो यहां पर कौन कौन रहेगा, ये तो जी रहेगा ही रहेगा और सी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कैंची कहां पे काटता है, जी और ए के बीच में काटता है, यहां भी जी और ए के बीच में काटेगा। यहां पे सी है, यहां पे टी टी ए जी, ठीक है। इस पे लिख लेते हैं। यहां पर भी कौन रहेगा, तो यहां पर भी सी जी, यहां पर जी है तो यहां पर जी और सी रहेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। नीचे वाला हम लोग को लिख लेना है क्योंकि ऊपर वाला काट के निकाल चुके हैं। तो नीचे क्या है, टी है, फिर टी है, ए है और कौन है, एक जी है। इस दोनों को हम लोग बोलते हैं चिपचिपा सीरा, चिपचिपा सीरा। इसको भी क्या बोलेंगे, चिपचिपा सीरा, यानी स्टिकी इंड, स्टिकी इंड इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं स्टिकी इंड, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ये हम लोग का क्या है, वेक्टर है, और ये हम लोग का क्या है, टारगेट डीएनए है। कैसे जोड़ते हैं, तो इन दोनों चिपचिपा सिरा को ला करके जोड़ देंगे। ऊपर लिखते हैं, नीचे कहीं दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ऊपर लिख देते हैं यहां पर। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको ब्लैक से बना देते हैं जैसे बनाए थे। यहां पर ते रहेगा ही, जी रहेगा और सी भी रहेगा। यहां पर टी है, ए और यहां पर है जी, ठीक है। इसको लाके हम लोग को जोड़ना है यहां पर, तो इसको लाते हैं यहां ऐसे, अब इस चीज को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखना है, तो यहां पर हम लोग का जो है जी और सी तो पहले से यहां पर है ही, तो टी के नीचे क्या आएगा, टी के ऊपर क्या आएगा, ए, यहां भी ए, यहां पे टी, यहां पे टी, यहां पे है सी। ये तो पहले से ही है, ठीक है। इसको हम बुल्लू से ही बना देते हैं, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ पहले से ही है डीएनए। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एक टारगेट डीएनए लिए, एक वेक्टर लिए और इसको जोड़ दिए, कौन सा डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन से कैंची का प्रयोग किए थे, इको आर1 का। इको आर1 का अनुक्रम स्थल क्या होता है, तो GAATTC, ठीक है। ए के साथ टी रहता है, सी के साथ जी रहता है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। चलिए इसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं।
अगर कहीं पे समझ में नहीं आए, कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कमेंट देखेंगे, सब कमेंट देखते भी हैं, और कोई दिक्कत होगा तो फिर उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। जैसे आप लोग को बताया अभी कि इको R1 जो होता है, इको R1 ये कहां से निकाला गया था? तो इस्चेरिचिया कोलाई से, इस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया था। एक होता है BAMH1, BAMH1 ये भी इंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, ये भी इंडोन्यूक्लिक एंजाइम है। इसको निकाल इको R1 कहां से निकाला गया है? इस्चेरिचिया कोलाई से। हिंड 2 को कहां से निकाला गया है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया है। जो BAMH1 है इसको निकाला है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस से। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका नामकरण आखिर हुआ कैसे है। इको R1 इसका नाम कैसे पड़ा, इसका हिंड 2 नाम कैसे पड़ा, इसका BAMH1 नाम कैसे पड़ा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पर। तो इसका नामकरण कैसे होता है? नामकरण किसका, किसका नामकरण? तो इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण कैसे होता है इसको देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग जो पहला शब्द होता है, इसमें का जो जहां से निकाला गया इसका जो पहला शब्द होता है, पहला लेटर, इसको लेते हैं, ये जीनस का शब्द होता है, यानी वंश का शब्द लेते हैं। पहला अक्षर इसका वंश का होता है, यानी यहां से ई ले लिया गया। जो दूसरा और तीसरा अक्षर होता है, दूसरा तथा तीसरा अक्षर, दूसरा तथा तीसरा अक्षर जाति का होता है। जाति का मतलब यहां से एस और सी, सॉरी यहां पर सी ओ यहां पर ले लिया गया। ये आर क्या है? तो ये स्ट्रैंड, स्ट्रैंड तथा एक होता है पृथक्करण, पृथक्करण का अक्षर। तो यहां पर देखिए जो इको R1 है इसका पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई R13, RY13। तो ये इसका वंश का नाम हो गया, ये इसका जाति का नाम हो गया, और ये जो है इसका स्ट्रेंट हो गया, ठीक है। तो इको R1 देखिए कैसे बन गया, ई इसका पहला अक्षर वंश का हो गया, ठीक है। CO दूसरा और तीसरा अक्षर जाति का हो गया, और तीसरा जो है इसका स्ट्रेंड हो गया R, और ये वाला 1 हो गया। यहां पर रोमन में लिखते हैं, जो यहां पर पृथक्करण का जो अक्षर होता है उसको हम लोग रोमन में लिखते हैं। वैसे ही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को यहां पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से किसको निकाला गया है? हिंड 2 को निकाला गया है। तो इसका H हो गया, यहां पर वंश का नाम हो गया। IN किसका नाम हो गया? IN तो जाति का हो गया। और इसका जो D होता है ये क्या होता है? स्ट्रैंड होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी डी, डी क्या है? स्ट्रैंड है। तो HIND हिंड 2 हो गया। दूसरी बार निकाला गया तो हिंड 2 कर दिया गया। वैसे ही BAMH1 का इसका B हो गया, ठीक है। इसका AM यहां से ले लिया गया, ठीक है। और इसका स्ट्रैंड क्या होता है? H होता है, इसको ले लिया गया। तो हम लोग इस इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं? तो पहला अक्षर वंश का लेते हैं, जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर किसका लेते हैं? वंश का लेते हैं। दूसरा और तीसरा अक्षर किसका लेते हैं? जाति का लेते हैं। और तीसरा कौन सा लेते हैं? दूसरा और तीसरा अक्षर जाति का होता है। और चौथा कौन सा होता है? स्टैंड और पृथक्करण का अक्षर। स्टैंड होता है ये वाला, और पृथक्करण का अक्षर उसका जो होता है वो ये 1 2 3 जो भी इसका नाम होगा अक्षर वाला उसको ले लेते हैं। तो ये हम लोग का नामकरण हो गया। इसके बाद से जब हम लोग अपना वांछित डीएनए निकाल लिए, जो हम लोग का वांछित डीएनए निकल गया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये वांछित डीएनए है, टारगेट डीएनए है, ये हम लोग का निकल गया, टारगेट डीएनए निकल गया, तो इसको एक विधि से अलग करते हैं।
टारगेट डीएनए को एक विधि से अलग किया जाता है, उस विधि का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस विधि का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है।